नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरिन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में महान समाज सुधारक और शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन एवं जलवायु मंत्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वामी आत्मानंद को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श और जीवन मूल्य हमें सदैव जन सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद की कर्म भूमि रहा है। उन्होंने मानवता की सेवा और शिक्षा संस्कारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामी आत्मानंद जी ने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर आश्रम की स्थापना की। राज्य सरकार ने उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए हैं। बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। राहुल गांधी के साथ आज दिल्ली में 3 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाहर निकलकर सीधे मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि विकास के मामलों पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। मैंने उन्हें मुख्यमंत्री के नाते आमंत्रित किया है। गुजरात विधानसभा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र भाई त्रिवेदी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय उच्च शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के द्वारा चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में गुजरात एवं छत्तीसगढ़ राज्य को एक वर्ग में रखा गया है, जिसके चलते गुजरात के ये प्रतिनिधि मंडल अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रवास में रहेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इस प्रतिनिधि मंडल में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष, विधायकगण, विधानसभा सचिव एवं अधिकारीगण शामिल हैं। यहां पहुंचने के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से सौजन्य भेंट इन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज सुबह केंद्रीय मंत्री राजधानी रायपुर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया है। मंत्री मुंडा के साथ ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण और जनजातीय मंत्रालय और ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंत्री मुंडा रायपुर में राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद वो बस्तर जिले का दौरा कर जगदलपुर में चल रहे ट्राई फूड पार्क का अवलोकन भी करेंगे। वहीं वन धन प्राकृतिक पुरस्कार समारोह में आदिवासी लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत कर उत्कृष्ट उपलब्धियों से भी रूबरू होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रही रस्साकशी को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। अब तक हुए घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी मामले में अब सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस में संकट गहराने की बात कही है। साथ ही बड़ा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों की बैठक लेकर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया, ताकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने शक्ति प्रदर्शन कर पाएं। विधायकों को एकत्रित किए जाने का मतलब साफ साफ ये है कि संकट गहराता जा रहा है और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया है, जो लगता है कि जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि अब तो विधायकों को लामबंद किया जा रहा है, उनको बैठक लेके मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। इसका मतलब है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये शक्ति के रूप में खड़े होंगे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कांग्रेस में हो रही उथल पुथल को लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हो रही हलचल है उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास मुख्यमंत्री बनने का आज आखिरी मौका है। अगर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र का विकास जरूर होगा और हम चाहते भी यही हैं कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बने। यह घटनाक्रम जो आप सब के भी जहन में है, ध्यान में है,
कि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को बड़ा आशा उम्मीद है कि इस बार सरगुजा से सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। और टी.एस. सिंहदेव जी का जिस तरह से नाम अभी आगे सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उनके पक्ष में फैसला होगा और शपथ भी होना है, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ताजपोशी होनी है और एक तरह से अगर ऐसा होता है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हो जाता है तो इसमें भी सरगुजा का हित ही है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 50 से ज़्यादा विधायक, बहुत सारे मेयर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री पद के दावेदार टी.एस. सिंहदेव सब इकट्ठे हैं। लगातार कवायद हो रही है, अखबारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ छाया हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन बहुत ज़ोर शोर से मना और उसी रात उन्हें दिल्ली से बुलावा आया और टी.एस. सिंहदेव दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जब भूपेश बघेल दिल्ली गए, पता नहीं वहाँ क्या हुआ, जब वो लौट के आए तो उनका ऐतिहासिक स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ। उनके सारे समर्थक एकजुट हुए, ऐसे लगा कि जैसे वो कोई किला जीत कर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पे हमला भी किया कि छत्तीसगढ़ में कोई 2.5 साल का की बातचीत नहीं है। पर 2 दिन नहीं बीते कि फिर भूपेश बघेल को दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में आज सुबह से ही एक गहमा गहमी मची हुई है। लगातार दिन भर मीटिंगों का दौर चला, एक के बाद दूसरी मीटिंग, राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो रही है, पीएल पुनिया के घर विधायक जा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहाँ आ रही है, सोनिया जी उस पर बातचीत कर रही हैं। दरअसल ये सारा मामला लोग समझ नहीं आ रहा है कि लोगों का ऐसा क्या हुआ। छत्तीसगढ़ जिसने कांग्रेस का माथा ऊंचा किया, 2018 के चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करके छत्तीसगढ़ ने बताया कि वो कांग्रेस का गढ़ है। और वहाँ पर जब उनके पास 3/4 मेजॉरिटी थी और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने और भूपेश बघेल ने अपने पिछले पूरे कार्यकाल में जो कुछ काम किया है, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ऋण माफ़ी का काम हो, चाहे नई नई योजनाएं हो, बहुत सारा काम किया, जिससे छत्तीसगढ़ ने ये बताया कि वो देश में एक अग्रणी प्रदेश है। भूपेश बघेल पिछड़ों के नेता के रूप में, किसानों के नेता के रूप में आ गया है। पर अंदरूनी जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं गरमा रही थी और जो केंद्रीय नेतृत्व था, जिसमें गांधी परिवार की हम बात करें, वो पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता है वहाँ फेल है। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, पता नहीं क्या हुआ। नवजोत सिद्धू को लेकर आए, वो कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी, वहाँ सचिन पायलट और गहलोत आपस में भिड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, हाथ से चली गई क्योंकि कमलनाथ मैनेज नहीं कर पाए। अकेला राज्य छत्तीसगढ़ है जहाँ पर कांग्रेस कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। भाजपा जब कहती कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो ये अब समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत गांधी परिवार के साथ मिलकर करेगी लगता है, क्योंकि खुद जो हैं ये ऐसे हालात कर रहे हैं कि जहाँ इनकी सियासत है, जहाँ इनकी सत्ता है, उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। और आज जो कुछ दिल्ली में तमाशा चल रहा है उसको देखकर तो लगता है कि निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का फेलुअर है। भूपेश बघेल के साथ 50 से ज़्यादा विधायक हैं, सारे लोग हैं और केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं। इस बात की खबर आ रही थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बने। आपको अपने घर का झगड़ा अपने घर में निपटाना था। अगर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कोई बातचीत थी तो केंद्रीय नेतृत्व इतने दिन से क्या कर रहा था? अगर झगड़े थे तो बैठ के बात कर सकते थे। छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में एक अंतर था, जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर सत्ता में बार बार फेरबदल होता है और अनेक पार्टियाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ पर केवल कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ झगड़े नहीं हुए। जब राज्य बना और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने, वो भी सोनिया जी ने चाहा इसलिए बने और वो रहे, तो विद्याचरण जी को इससे बुरा लगा और उन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को किनारे लगा दिया। कांग्रेस जो सत्ता से बाहर हुई 2004 से, तो अभी 2018 में लौटी और प्रचंड बहुमत से लौटी। इस बीच में अजीत जोगी को जब किनारे किया गया तो अजीत जोगी ने अपनी एक पार्टी बना ली और वो भी सत्ता संघर्ष कर रहे। कांग्रेसी ये बात समझ गए थे कि अजीत जोगी जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं आएगी। भूपेश बघेल जैसे नेता
थे जिन्होंने अजीत जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो एक विद्याचरण शुक्ल, दूसरे अजीत जोगी। उसके पहले अगर हम जाते हैं पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, एक बार श्यामाचरण शुक्ल को भी कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा था। अर्जुन सिंह शुक्ल बंधुओं के विरोधी माने जाते थे। दिग्विजय सिंह जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए थे तो विद्याचरण जी के फार्म हाउस में जिस तरह की घटना हुई थी वो भी लोग भूले नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी राजनीति हुई, पर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के भीतर ही हो रहा है। इससे बीजेपी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसे अपना ये आंतरिक लोकतंत्र कह रहे हैं वो दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का फेलवर है। अभी राज्य के हर आदमी ये जानना चाहता है कि क्या भूपेश बघेल की कुर्सी बचेगी, कि वो जाएंगे, क्या टी.एस. सिंहदेव अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूरा राज्य इसी पे बात कर रहा है। और ये हालात किसने पैदा किए? कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने और गांधी परिवार ने, जो अपनी विरासत को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। जो कांग्रेस कभी पूरे देश में राज करती थी वो 4 राज्यों में सिमटी, 4 में से अब 3 में सिमटी, 3 में भी अब लग रहा है कि 2 में तो उनकी हालत ख़राब थी। अब जो छत्तीसगढ़ जहाँ पे कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी वहाँ पर भी जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, तो लगता नहीं कि 2024 का चुनाव वो यहाँ पर जीत पाएंगे, क्योंकि वो उनके अंतरकलह ही उनको आपस में लड़ा के नष्ट कर देंगे। पूरा राज्य इस बात से चिंतित है। भाजपा दूर से बैठकर इनके मज़े ले रही है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हों और भाजपा के दूसरे नेता हों, वो अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और इनके अंतरकलह की मजा ले रहे हैं। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं कि कांग्रेस के एक विधायक ब्रजजीत सिंह ने पिछले दिनों टी.एस. सिंहदेव पे आरोप लगाया जान से मारने का। विधानसभा में बवाल मचा, पुनिया जी आए, समझौता हुआ। इसके बीच में एक अमरजीत भगत मंत्री हैं जो उन्होंने कार्यालय का फीता एक बार टी.एस. सिंहदेव काटते हैं, उसको फिर वो काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव लगातार अपमानित होते रहे। तो एक पार्टी के भीतर जो कुछ लड़ाई चल रही थी, तो केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और क्या वो चाह रहे थे कि यहाँ घमासान मचे? तो इस समय सवाल भूपेश बघेल का नहीं है, सवाल टी.एस. सिंहदेव का नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपने बहुमत को संभाल नहीं पा रही है। कल सुबह क्या होगा पता नहीं, अभी रात में और कवायद चलेगी। टी.एस. सिंहदेव को बुलाया गया है, उसके बाद क्या समझौता होता है पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है। पर आज छत्तीसगढ़ ट्रेंडिंग है, और छत्तीसगढ़ इसलिए ट्रेंडिंग है कि इसका कांग्रेस का जो संगठन है, उसका नेतृत्व है, वो लड़ रहा है। इसके 50 से ज़्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बहुत सारे निगमों के मेयर डाले हैं, बहुत सारे निगम मंडल के लोग गए हैं। एक प्रकार का यहाँ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और ये कांग्रेस के लिए कतई अच्छा नहीं है। बस्तर इलाके में सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कई अभियानों के जरिए वहां के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। इसी तरह एक अभियान सुकमा पुलिस ने शुरू किया है। इस अभियान का नाम पूना नरकूम यानी कि नई सुबह दिया गया है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन शुरू हुई है। सुकमा पुलिस के इस अभियान की हर जगह चर्चा हो रही है। देखिए इस अभियान को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। आदिवासी दिवस के दिन से शुरू हुए सुकमा पुलिस के इस अभियान को सलवा जुड़ूम अभियान से हटकर माना जा रहा है। पुलिस और लोगों के बीच संपर्क और विश्वास बना रहे, इसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। सुकमा पुलिस इसके जरिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम चला रही है। स्वास्थ्य कैंप के साथ साथ लोगों की समस्याएं भी सुनकर शासन के पास भेजा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बस्तर रेंज में 2800 बस्तर फाइटर्स की भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए सुकमा पुलिस वहां के युवकों को प्रशिक्षण दे रही है। अभी तक इनमें 2500 स्थानीय लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको अलग अलग जगहों पर सुकमा पुलिस प्रशिक्षण दे रही है। ये विश्व आदिवासी दिवस पे 9 अगस्त को पुनः नरकूम अभियान चलाया गया था, जिसका मतलब नई सुबह। उसी के तारतम्य में हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त की स्पीच में भी 2800 बस्तर फाइटर्स की वैकेंसी का डिक्लेरेशन किया है। तो इसमें स्थानीय युवा जो है सुकमा के अधिक से अधिक शहरी युवाओं से कम्पीट कर पाए। जनरली पुराना ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि शहरी जो जगदलपुर या इधर से युवा हैं, उनके सामने सुकमा के युवा कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में पीछे पड़ जा रहे थे। तो उनको हम लोग एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उनको फिजिकल का भी कराएंगे और साथ ही साथ उनको टीचर्स अरेंज करा के उनको कोचिंग दे रहे हैं, ताकि इस भर्ती में जो भर्ती आगे आएगी और अन्य भी जो सरकारी भर्तियां आती है नौकरी की, उनमें सुकमा के जो स्थानीय युवा है, इनको अधिक से अधिक आदिवासी युवाओं को इन भर्तियों का फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे
और वो शासन से जुड़ के जो सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं और अच्छे कार्यक्रम हैं उनका लाभ उठा पाए। पूना नरकोम अभियान से प्रेरित होकर कई नक्सली बंदूक छोड़कर मुख्य धारा लौट रहे हैं। अभी तक करीब 100 नक्सली इसके लिए सरेंडर कर चुके हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा बताते हैं कि इस अभियान का एक पार्ट यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। सरकार की नीति के प्रति लोगों का लगाव है। लोग नक्सलवाद को छोड़कर शांति के रास्ते में आ रहे हैं। इस अभियान से लोग जुड़ रहे हैं, जो पॉजिटिव संकेत है। अंदरूनी इलाके के बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाई है। लोग नक्सलवाद की जंजीरों को तोड़कर बाहर आना चाह रहे हैं। अभियान शुरू किया था जिसका मेन उद्देश्य यही था कि नागरिकों और आम आदिवासी जो हैं ग्रामीण जो नक्सल विचारधारा के दबाव में आके, उनकी बंदूक और गोली के दबाव में आके नक्सल रास्ते पे चल पड़े हैं, उन लोगों को किस प्रकार मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इसके लिए मेडिकल कैंप्स, लोगों के साथ मिलना, रोजगार के बारे में जानकारी देना और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही वेरियस जो नीतियां हैं जो आदिवासियों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, उन सब नीतियों को जानकारी देना हमारा एक मेन प्रोग्राम चल रहा था। ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि अंदर के जो ग्रामीण हैं, कम से कम 15-20 गाँव के ग्रामीण, इन लोगों से पता चला है कि वो लोग भी नक्सल विचारधारा को छोड़ के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, परंतु चूंकि अभी अंदरूनी जगह, अभी सड़कें वगैरह और उस तरह की पहुंच व्यवस्था नहीं है, तो इसके चलते वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ग्रामीणों का जो नक्सलियों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उससे परेशान होकर अब उस दास्ता को ग्रामीण लोग त्याग के, उन जंजीरों को तोड़ के अब बाहर आना चाहते हैं, जिससे हमें बहुत ही पॉजिटिव साइन मिलता है। सुकमा पुलिस के इस अभियान में क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं की आंखों में एक बार फिर नई उम्मीद दिखाई दे रही है। पूना नरकोम अभियान के माध्यम से जो युवा नक्सल विचारधारा से जुड़ रहे थे, उस पर उन्हें फिर मुख्य धारा में जोड़ने का सुकमा पुलिस का ये अभियान रंग ला रहा है। वीआईपी न्यूज के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के लोहरसी ग्राम पंचायत में आज सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। लोहरसी के 20 पंचों ने सरपंच कविता तिवारी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके लिए पूर्व में 2 बार मतदान की घोषणा होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने से लोहरसी के ग्रामीणों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश था और गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। आखिरकार आज अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान और चर्चा की गई, जिसमें एक पंच बैठक में उपस्थित नहीं हुए। बाकी 19 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और एक पद अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में पड़ा। सरपंच के हटने के बाद पंचों ने विजय जुलूस निकालते हुए गांव का भ्रमण किया और उन्होंने ग्रामीणों को वादा किया कि शासन की योजना का लाभ गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा और अब गांव का विकास कराने में सभी पंच एक साथ रहेंगे। 16 तारीख को उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि डोहकुरद वाला सड़क 26 तारीख के आते तक अगर नहीं बनता है तो 26 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। तो उन्होंने उसमें मेरी भी सहमति थी और आज उसी के लिए एक दिवसीय चक्का जाम कार्यक्रम पामगढ़ में रखा गया था, जिसमें समस्त ग्रामवासी और मैं भी उसमें शामिल थी। हम लोग बैठे हुए थे और शासन प्रशासन से आश्वासन आया है कि 15 दिवस के भीतर सड़क का परीक्षण करा के प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण कराया जाएगा और कल से इसके मरम्मत कार्य चालू कर दिया जाएगा। और साथ ही एसडीएम के द्वारा ये भी आश्वासन मिला है कि भारी वाहन जो गाड़ियाँ हैं उनको भी बंद करा दी जाएगी। आज जो माननीय विधायक महोदय एवं क्षेत्र की जनता के द्वारा चक्का जाम किया गया था, उसमें उनकी मुख्य रूप से मांग थी कि पामगढ़ से डोंगा कहरौद तक के जो रोड है उसका शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए और साथ ही किसानों के विरुद्ध जो अवार्ड पारित किया गया है उसका मुआवजा भुगतान भी शीघ्र किया जाए। इसके संबंध में जो है मैंने उच्च अधिकारियों से बात किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो प्रमुख अभियंता है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने अवगत कराया कि वो 15 दिवस के भीतर जो है मार्ग का परीक्षण करके एक रिपोर्ट जो है शासन को शीघ्र प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर जो मुआवजा है और रोड का निर्माण है उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए जाने के पूर्व कांग्रेस ने कई वादे जनता से किए थे। इनमें से बहुत से वादे तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन शराबबंदी अब भी बाकी है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आ रही है। प्रदेश में शराबबंदी के लिए सरकार ने सर्वदलीय समिति का गठन भी किया है, जिसकी दूसरी बैठक कुछ दिनों पहले ही राजधानी में संपन्न हुई है। यहाँ शराबबंदी वाले 5 राज्यों के अध्ययन करने और कई अभियान चलाए जाने जैसे निर्णय बैठक में लिए गए हैं। इस बैठक के बाद विपक्ष के नेता अब कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे लेकर कहा है कि बैठक में सभी तरह की चर्चा हुई है, केवल शराबबंदी पर ही कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि समिति बनने के 2 साल बाद यह दूसरी बैठक थी। इससे शराबबंदी को लेकर सरकार की गंभीरता साफ साफ नजर आ रही है। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप सरकार पर उन्होंने लगाए हैं। शराबबंदी को लेकर के अभी राजनीतिक समिति जो बनाई गई है उसकी बैठक हुई। उस बैठक में सारी चर्चा हुई है, सारी बातें हुई है, केवल शराबबंदी के विषय में बात नहीं हुई है जिसके लिए समिति बनाई गई है। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए, ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। पूर्ण शराबबंदी को लेकर भाजपा द्वारा उठाए सवालों का पलटवार कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया है और कहा है कि वादा खिलाफी कौन करता है ये सभी जानते हैं। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए भाजपा का संकल्प पत्र भी याद दिलाया है। वादा खिलाफी कौन करता है ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। महंगाई कम करने की बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार हो गया। देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मिट्टी की खाता हूं, ऐसा नारा लगाते थे। अब रोज नारा लगा रहे हैं, सौगंध राम की खाते हैं, देश नहीं बचने दूंगा, रोज बेच रहे हैं। तो उनके वायदे का क्या हुआ? प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कब होगी और इसको लेकर लंबे समय से चल रही सियासत पर विराम कब लगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आए दिन जिस तरह नशे में मदमस्त होकर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। शराबबंदी को लेकर प्रदेश में सियासत तो लगातार जारी है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है। राजधानी में ठगी के बढ़ते मामलों के बीच बांटिया नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेंद्र बांटिया से ऑनलाइन ठगी हो गई है। 2 लोगों ने आर्मी जवान बनकर ठगी की है। मामले में डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की है कि जिस पर सिविल लाइन पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक 2 जून की शाम एक अज्ञात युवक ने अपने आप को आर्मी का जवान बताकर डॉक्टर राजेंद्र बांटिया को फोन करके 50 जवानों का खून जांच करवाने की बात कहा और इसमें लगने वाले खर्च की जानकारी भी चाहिए, जिस पर पीड़ित डॉक्टर ने उसे लगभग 60,000 रुपए खर्च आने की जानकारी दी। इसके बाद ठग ने डॉक्टर से पेटीएम अकाउंट डिटेल मांगा। चूंकि इनके पास अकाउंट नहीं था तो इन्होंने अपने बेटे वीरम बांटिया का पेटीएम अकाउंट दे दिया। फिर ठग के पेटीएम अकाउंट पर वीरम ने 5 रुपए ट्रांसफर किया, जिस पर अज्ञात आरोपियों ने वीरम के पेटीएम अकाउंट पर 10 रुपए ट्रांसफर कर दिया। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर राजेंद्र बांटिया के पुत्र वीरम के HDFC बैंक के अकाउंट से लगभग 4 अलग अलग जगह से 71,000 रुपए ठगों ने उड़ा लिए। ये बांटिया नर्सिंग होम के संचालक से ठगी हुई है 71,000 रुपए की। उनको ये बोला गया, आर्मी के जवान बोल के बताया गया कि 60 लोगों का ब्लड टेस्ट कराना है, तो उससे फिर उसी बहाने पेटीएम का नंबर कोड वगैरह मांगा गया। उसके बाद में उसका UPI एड्रेस वगैरह और OTP वगैरह लेकर के लगभग 71,000 रुपए की ठगी की गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है। तो अभी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, अभी साइबर सेल को भी इसमें लगाया गया है, अभी विवेचना की जा रही है। फेरो अलायंस कंपनी के मालिक नितिन अग्रवाल के अनुपम नगर स्थित घर और प्लॉट में कर चोरी की सूचना पर बुधवार सुबह से चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई है, जिसके बाद विशाखापट्टनम से आए आयकर के अधिकारी वापस लौट गए हैं। दोनों ठिकानों पर जांच के बाद टीम ने 65 लाख से अधिक की रकम जब्त की है।
प्रदेश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के महत्व पर जन जागरूकता फैलाना और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। आंखें न सिर्फ हमें रोशनी दे सकती है बल्कि हमारे मरने के बाद वह किसी और की जिंदगी से भी अंधेरा हटा सकती है। इसके लिए नेत्रदान की जरूरत होती है और हर साल इसी उद्देश्य के साथ नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 300 से अधिक नेत्रदान प्रतिवर्ष होते थे। कोरोना की वजह से इसमें कमी आई है। वर्ष 19-20 में जहां 318 नेत्रदान हुए थे, 20-21 में केवल 3 नेत्रदान प्राप्त हुए हैं। 21-22 में अब तक के 12 नेत्रदान मिल चुके हैं और उम्मीद है कि इसकी संख्या में लगातार वृद्धि होगी। देश में करीब 1 करोड़ 25 लाख लोग नेत्रहीन हैं, जिसमें से करीब 30 लाख व्यक्तियों की आंखें आई ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है। प्रति वर्ष 80 लाख मृतकों में से सिर्फ 15,000 ही नेत्रदान हो पाते हैं। नेत्रदान में सबसे रोचक चीज़ ये है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ज़्यादा क्यों हो रहा है और हमको कॉर्निया की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हमको ये भी अवेयरनेस फैलाना है कि जो हमारे किसान भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान वाला या खेती वाला प्रदेश है, तो यहाँ पे धान की बाली काटते समय या खेत में काम करते समय कॉर्नियल इंजरी हो जाती है और फिर इलाज के लिए हम फिर थोड़ा नेग्लिजेंस करते हैं कि ठीक हो जाएगा, आंसू लाल, और वही कॉर्नियल अल्सर घाव बन जाता है और आगे चल के पूरा पुतली ख़राब करता है, कॉर्निया और वाइट ओपेसिटी और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। तो इस तरह के केस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनका हमने सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में इस टाइप की बीमारी ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 36वां मनाया जा रहा है। इस नेत्रदान पखवाड़े का उद्देश्य यह है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागृति फैले। इस उद्देश्य को लेकर के पूरे राष्ट्र में नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है कि नेत्रदान सभी करें न केवल बात, नेत्रदान आवश्यक हो क्रियाकर्म के साथ। आज अलग अलग क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। तब क्यों ना नेत्रदान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो, बस जरूरत है सही जानकारी और जागरूकता की। छत्तीसगढ़ के सभी कलाकार, नाटक कलाकार, जगराता कलाकार सहित छॉलीवुड के जुड़े सभी कर्मचारियों ने अपना व्यवसाय चालू करने की मांग और त्योहारों के मद्देनजर काम चालू करने की मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलाकारों का कहना है कि जब से कोरोना वायरस की महामारी फैली है, शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया है, जिसमें लगभग सभी कार्य रुके हुए थे। अब वर्तमान में उक्त कार्य आरंभ हो चुका है, लेकिन लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभी भी रोक लगी हुई है, जिसे बहाल किया जाए। कोरोना काल के कारण लंबे समय से बंद चल रहे व्यवसाय के कारण आज छत्तीसगढ़ कलाकार के लोग यहाँ पर कलेक्टर आके ज्ञापन सौंपने आए हैं। इन लोग से बात करते हैं, जानते हैं लोग की क्या मांगे हैं। आज हमन पूरा कलेक्टर से मिले बर आए हैं। छत्तीसगढ़ के जम्मो लोक कलाकार मन यहाँ पर आए हैं और हमार एक मांगे कि 2 साल से हमार स्टेज प्रोग्राम बंद हो गए है, तो ओला चालू कराए, जैसे कि अभी हर जगह फंक्शन वगैरह हुआ थे, बर्थडे मना थे, बहुत सारा कार्यक्रम होते, तो हमन भी 2 साल से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और कलाकार मन के ज़िंदगी में कलाकारी ही सब कुछ होते और वही हमार जीविका है। तो हमन ये कहे बर आए हैं कि अब हमन ला भी कार्यक्रम मिलना चाहिए। जैसे अभी गणेश पक्ष में मना करा थे, दुर्गा पक्ष में मना करा थे, तो हमन वही हमार पूरा यूनिटी ये बात ला करें कि मना करे की जरूरत नहीं है। हमन भी कुछ हमें नियम लागू हुई होला मन पूरा करबो, नियम के पालन करबो, लेकिन हमार कलाकार मन ला स्टेज चालू करे के हमन ला अनुमति देना चाहिए। सरकार से एक ही मांग है कि जितने हमारे कलाकार हैं जो आज कलाकारी के ज़रिए अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, आज वो बहुत ही मुश्किल घड़ी में हैं। तो जैसे सबके लिए सोचा गया वैसे कलाकारों के लिए भी सोचने का कष्ट करें। हमारे संघर्ष तो हम सब कलाकार के बहुत हवे। कतको कलाकार मन सुसाइड घलो करे है, भूख में मरे हवे, परेशान होए है, कर्जा ले हवे, लोन ले हवे। तो जम्मो कलाकार बहुत परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ। तो बस हमार कौनो लड़ाई झगड़ा नहीं है, विनम्रता पूर्वक हमन वही मतलब निवेदन करे आए हैं। जैसा कि आपने सुना है कि कलाकारों का कहना है कि कोरोना काल के कारण उनको 2 साल से उनकी जो आजीविका थी वो उसमें प्रभाव पड़ा है और वही मांग है कि कलेक्टर के पास लेके आए कि जल्द से जल्द वो गणेश उत्सव के पंडाल में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अनुमति मिले। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पारा, शर्वी, IP न्यूज़, रायपुर।
वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।